हेलो एंड वेलकम टू वन डे सब्जेक्ट्स। हम लोग बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें पहले 2 वीडियोस में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट 1 पार्ट 1। ये पूरा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 के बारे में, यूनिट 1 पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, enforcement of the constitution and Indian constitution and its silent features। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो बी प्रिपेयर्ड। ओके, यस। सो इलैबोरेट, ये पार्ट 2 है। इलैबोरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। क्या क्या है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन अगस्त 1935। भाई जाहिर सी बात है 1935 में पास किया हुआ होगा। लॉन्गेस्ट एक्ट इनैक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एट द टाइम। सबसे लंबा एक्ट था उस समय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 2 separate acts, namely the Government of India Act 1935 and the Government of Burma Act 1935। बर्मा यानी कि जो हमारा अभी म्यांमार में है, वो भी पहले इंडिया का हिस्सा था। सब बाइफरकेट होता गया धीमे धीमे। इसमें क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 derived material from 4 key sources, mainly the report of Simon Commission, discussion at the 3rd round table conference, वाइट पेपर ऑफ 1933 एंड रिपोर्ट्स ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमिटीज़। ये सब अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, ठीक है। आपको उतना नहीं जानना डीप में इस पॉइंट पे। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की, सिविल सर्विस एंड ऑल, तब तो आप जानते होंगे इसको डिटेल में, या फिर जानना ज़रूरी है। बट सेमेस्टर लेवल पे अभी ये नहीं जानना कि साइमन कमीशन क्या है, 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हुई थी और कब हुई थी, वाइट पेपर क्या है 1933 का, और रिपोर्ट्स ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी। आपने साइमन कमीशन का सुना होगा, साइमन गो बैक 1928 में, उसी का है। तो उसके रिपोर्ट्स के बेसिस पे ये सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पास किया गया था, ठीक। दिस एक्ट एंडेड द सिस्टम ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, उसमें डायरकी का सिस्टम आया था। डायरकी क्या है, मतलब डुअल गवर्नमेंट। जैसे एक मोनार्की होती है, मोनार्की आप सुने होंगे, MONARCHY। मोनार्की मतलब क्या, एक सिंगल इंसान का रूल। जैसे हमारा ब्रिटेन है। ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट भी है और क्राउन भी है, लेकिन वहाँ पर क्राउन की सुप्रीमेसी है। उस ज़माने में तो थी, अभी थोड़ी सी हो सकता है वो कम हो रही हो, लेकिन 1950s के राउंड वहाँ पर क्राउन ही सब कुछ था। और उससे पहले तो और ज़्यादा, मतलब जो राजा या वहाँ की रानी ने कह दिया वही सर्वोत्तम है, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं। तो ये मोनार्की है कि एक का रूल, डायरकी मतलब 2 का रूल। इसमें क्या था, 2 सब्जेक्ट आ गए थे। एक थे आपके रिजर्व सब्जेक्ट जो ब्रिटिश ने अपने पास रिजर्व करके रखे थे, और एक था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो कि इंडियंस को दे दिए गए थे, जो थोड़े नॉन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे। और जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो ब्रिटिश ने अपने पास रखे थे। तो ब्रिटिश ने हमेशा हमारे साथ बहुत ही एक दोहरा रोल खेला है। वो कहे कि आप गवर्नमेंट चलाइए, मतलब आप जब बहुत ज़्यादा लोग रेजिस्ट कर रहे थे, हमारे इंडियन लोग रेजिस्ट कर रहे थे, स्पेशली जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 में इंडिया ने ब्रिटेन की हेल्प की थी, ये सोच के कि अगर हम उनकी मदद करें तो ब्रिटेन हमको रिवॉर्ड देगा और रिवॉर्ड में हमको आज़ाद कर देगा। ये हम इंडियंस का सोचना था उस समय, बट ऐसा हुआ नहीं। उल्टा ब्रिटेन ने इंडिया पे बहुत सारे और सप्रेशन करना स्टार्ट किया। तो फिर इंडिया भी थोड़ा सा वो और रेजिस्ट किया। ऊपर से एक जलियांवाला बाग का इंसिडेंट भी हो गया था 1919 में।
तो इन सब से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हुआ था, और ये सब करके जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, वो उसको सप्रेस करना चाहिए, तो वो हमेशा पॉलिसी खेलती थी डिवाइड एंड रूल का। डिवाइड एंड रूल मतलब बांट दो इन लोग को और फिर इन लोग पे राज करो। क्योंकि बहुत बहुत कहानियां हैं कि बंगाल का पार्टीशन क्यों किया गया, वो इसी प्रिंसिपल का हिस्सा था। बंगाल में लोग जो फिर बाद में वो इतना गंदी तरह से वो लोग राजनीति करते थे कि बाद में हम लोग का वही जो फिर डिवीजन पार्टीशन होना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ब्रिटिश करके गए हैं और उसका खामियाजा हम लोग अभी भी भुगत रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा डिटेल में इतना मत जाइए, जितना ज़रूरी है उतना कीजिए फिलहाल। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री हैज़ नो एंड। नेक्स्ट इज दिस एक्ट एंडेड द सिस्टम ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। फिफ्थ, it provided for the establishment of a federation of India to be made up of the provinces of the British government for some princely state, however did not came into being as it required a number of princely। मतलब ये एक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रपोज किया था लेकिन ये आ नहीं पाया ये प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, तो जब नहीं आया तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मत पढ़ो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन सैलियंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब उसके क्या क्या सैलियंट फीचर्स था ये बेसिकली समराइज कर रहा है, तो समराइज करके देख लो क्या क्या है। पहला है एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल डायरकी एंड रिडक्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर। प्रोविंशियल मतलब स्टेट लेवल पे उसको एबॉलिश कर दिया गया और सेंटर लेवल पे उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। नेक्स्ट, एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एन एडवाइजरी बॉडी इन इट्स प्लेस। इंडियन काउंसिल को हटा करके एक एडवाइजरी बॉडी को ले आया गया। थर्ड इज प्रोविजन फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, जो कि पूरा नहीं हुआ। फोर्थ, इलेबोरेट सेफगार्ड्स एंड प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स फॉर माइनॉरिटीज, जो भी उस समय माइनॉरिटी थे उनको सेफगार्ड करने के लिए बहुत सारे थे हमारे, जो रिलीजन के नाम पे, रिलीजन में, कास्ट में, जो जेंडर के बेसिस पे भी था। पहले वुमेन को भी माइनॉरिटी ही ट्रीट किया जाता था, अब सिचुएशन शायद थोड़ा डिफरेंट है, अब हर केस में सिचुएशन डिफरेंट है, उस समय ऐसा नहीं था मे बी। फिफ्थ इज सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट को उन्होंने हमेशा सुप्रीम पे रखा, तो यही उनका बताता है एक डबल स्टैंडर्ड की पावर दे रहे हैं लेकिन फिर भी सुप्रीम हम रहेंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन साइज ऑफ लेजिस्लेचर्स, एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइजी, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू 3 लिस्ट एंड रिटेंशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। रिटेंशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल मतलब ये जो डिवीजन कर दिया गया स्पेशली हिंदू और मुस्लिम का, इसको रिटेन किया गया और ये हमको बहुत हार्म किया आगे। लास्ट इज सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, बर्मा को भी इंडिया से सेपरेट कर दिया गया। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या था 1947 का, कब अडॉप्ट हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट रिसीव्स रॉयल एसेंट ऑन 18 जुलाई 1947। रॉयल एसेंट मतलब वहाँ के राजा ने जब इसको मान्यता दी, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन के अंडर था हमारा, तो वहाँ के उस टाइम राजा थे ब्रिटेन के, उन्होंने जब रॉयल एसेंट अपना दिया 18 जुलाई 1947 को, तो ये पास हुआ। क्या किया इसने? क्रिएट्स 2 न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो कि हिंदू, पाकिस्तान जो कि मुस्लिम। ये बहुत एक घाव दे करके गए ब्रिटिश हमको, जो इंडिया को हिंदूज और मुस्लिम्स पाकिस्तान के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। थर्ड इज द प्रोविंसेस विच वर फॉर्मली administered directly by the British are attached to one or other of these 2 states depending on whether the majority of the population is हिंदू और मुस्लिम। मतलब कि जो प्रोविंसेस थे उनको और जो ब्रिटिश फॉर्मली एडमिनिस्टर्ड बाय द ब्रिटिश, जैसे मैंने अभी बताया कि उन्होंने अपना दे दिया था कि वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर अपना राजपाट चला रहे हैं, उनको कह दिया गया कि या आप अपने स्टेट्स के पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब अगर आपका स्टेट हिंदू मेजॉरिटी है तो आप इंडिया के साथ जुड़िए, अगर आपके स्टेट में मुस्लिम मेजॉरिटी है तो आप पाकिस्तान के साथ जुड़िए, जैसा आपका मेजॉरिटी आप उस हिसाब से अपना कंट्री चुन लीजिए। नेक्स्ट इज द प्रिंसली स्टेट्स आर फ्री टू डिसाइड वेदर दे बिलोंग टू पाकिस्तान और इंडिया।
प्रिंसली स्टेट्स जो कि हमारे जो राजाओं के अंडर थे, वो उनके पास मतलब वो फ्रीली डिसाइड कर सकते थे कि वो इंडिया का हिस्सा रहेंगे या पाकिस्तान का। और फाइनली इंडिया ने इंडिपेंडेंस ली अपनी 15 अगस्त 1947 में। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अब जैसे कुछ कुछ स्टेट से बहुत रेजिस्टेंस था, जैसे कश्मीर से, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, हमारे हैदराबाद से, लखनऊ से, इन सब से थोड़ा रेजिस्टेंस आ रहा था कि वो इंडिया के साथ नहीं जुड़ना चाह रहे थे। तो वहाँ पर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि इंडिया को यूनाइट किया। अगर ये उस टाइम पे इस तरह से यूनिटी का काम नहीं करते तो इंडिया का नक्शा पता नहीं कुछ और होता। सो आज हमारा इंडिया का नक्शा जो है वो उसका बहुत क्रेडिट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, जिनका स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना है गुजरात में, राइट। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब इसके भी साइलेंट फीचर्स बताओ तो क्या है, वही रिविजन ही है, समझ लीजिए। प्रोवाइड्स फॉर 2 डोमिनियन स्टेट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ऑफ द प्रिंसली स्टेट सीज्ड, मतलब अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ऑफ द प्रिंसली स्टेट सीज्ड मतलब रुक जाना, स्टॉप। एंड दे वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट, मतलब या तो वो इंडिया के साथ जोड़ सकते थे या तो पाकिस्तान के साथ, या तो वो इंडिपेंडेंट हो सकते थे, अपने अपने खुद का राज्य चलाएं हमेशा। तो इससे भी ऐसा ना हो कि वो लोग इंडिपेंडेंट राज करें, तो इस ये भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये इंश्योर किया कि वो इंडिया का हिस्सा बने और ना कि एक सेपरेट कंट्री बन करके रहें, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ बोथ द स्टेट्स वर फ्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज, मतलब इंडिया को अपनी स्वेच्छा थी, फ्री था अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और पाकिस्तान भी फ्री था अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। किसी पर भी किसी तरह का कोई दबाव नहीं था कि आपको किसी का फॉलो करना है, आप अपना अपना संविधान बना सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट कंटिन्यू एनी कंट्रोल ऑन एनी डोमिनियन, मतलब कि अंग्रेज सरकार का कोई भी कंट्रोल किसी भी कंट्री पे नहीं रहेगा, ना इंडिया पे, ना पाकिस्तान पे, और ना ही किसी इंडिपेंडेंट उस पे स्टेट पे। नेक्स्ट द गवर्नर जनरल वॉज इन्वेस्टेड विथ एडुकेट पावर्स, मतलब गवर्नर जनरल को आज़ादी के बाद भी 1948 तक, मार्च 1948 तक कुछ पावर्स दे दिए गए ताकि कि जो ये सब पूरा डिवीजन है वो ठीक तरह से हो पाए, ठीक। देन 2 सिविल सर्वेंट, मतलब जो सिविल सर्वेंट 1947 से पहले रिक्रूट हुए थे उनको सर्विस में ही रखा गया विद सेम प्रिविलेज, ऐसा नहीं कि उनकी नौकरी छीन ली गई। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एनफोर्समेंट ये भी थोड़ा थियोरेटिकल ही है, बट पढ़ लीजिए, बार बता देती हूँ क्विकली। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे बनाते हैं। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, और ये 1950 में अडॉप्ट हुआ था। अब ये 26 जनवरी को ही क्यों अडॉप्ट हुआ था, इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो हम आगे बताएंगे। ऑन दैट डे द असेंबली सीज टू एग्जिस्ट, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो बंद हो गई, और ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंटिल अ न्यू पार्लियामेंट वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1952। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो ये इस दिन के बाद से बंद हो गई, जो कि एक प्रोविजनल मतलब कार्यकारी एक पार्लियामेंट बनी, जो कि तब तक थी जब तक हमको एक परमानेंट न्यू पार्लियामेंट जो हमारी संसद है वो नहीं मिल गई। कब मिली? 1952 में, मतलब 1952 में फिर हमको हमारी जो संसद है अभी पार्लियामेंट वो मिल गई थी, ठीक। नेक्स्ट इज द डेट ऑफ 26 जनवरी वॉज चोजन टू कमेमोरेट द हिस्टोरिकल डे, एज ऑन दिस डे 1930 पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड एंड द ट्राइकलर फ्लैग ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज अनफर्ल्ड फॉलोइंग द सेशन ऑफ। ये क्यों 26 जनवरी को ही दिया गया? तो 26 जनवरी को इसलिए चुना गया कि 1930 में नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था। पूर्ण स्वराज को बोला था कि हमको ऐसा नहीं कि ब्रिटिश के अंदर जीना है, हमको पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए। ये 1930 में इसी दिन अडॉप्ट हुआ था।
एंड द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज अनफर्ड, मतलब जो हमारा झंडा है वो इस दिन लहराया गया पूर्ण स्वराज की मांग के लिए, फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ द लाहौर सेशन 1929 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट इज सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप। ये सब कुछ प्रोविजन सिटीजनशिप, इलेक्शन और इन सबको 26 जनवरी 1939 को ही ले लिया गया, और बाकी जो मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। एंड दिस डे इज रेफर टू एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन ये एक्ट, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमको हमारा संविधान मिल गया, तब इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ एक्ट ऑफ 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ये सारे रिपेल कर दिए गए, मतलब हटा दिए गए। एंड द अबॉलिशन ऑफ प्रिवी, ये जो एक्ट है इसको कंटिन्यू किया गया उस टाइम पर। अब ये जो लास्ट आता है ये सबसे अहम चीज़ है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं। क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फीचर्स क्या है। पहला तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी बताया कि लिखित है हमारा, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई बोली हुई चीज़ें हैं, लिखित डॉक्यूमेंट। लेंदी डॉक्यूमेंट, बहुत ही लंबा है, दुनिया का सबसे लंबा। ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मतलब अलग अलग सोर्सेज से इसको ड्रॉ किया गया है, जैसे कि फंडामेंटल राइट हमारा यूएस से अडॉप्ट किया गया है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारा आयरलैंड से ड्रॉ किया गया है। इमरजेंसी पावर्स हमारी जर्मनी से अडॉप्ट किए गए हैं, एंड सो ऑन। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। तो वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से हमने फंडामेंटल राइट को लिया गया। आयरलैंड जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन था वो वहाँ से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इमरजेंसी पावर्स लिया गया। तो अलग अलग सोर्सेज से ड्रॉ करके हमने एक भारत का संविधान बनाया है जिसमें सारी चीज़ें मौजूद रहें। नेक्स्ट इज अ फेडरल पॉलिटी विद अ यूनिटरी बायस। इसका क्या मतलब है फेडरल पॉलिटी? फेडरल क्या होता है पहले ये समझिए, मैं इसको हटा रही हूँ। हाँ, फेडरल क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है एक यहाँ पर सेंटर है और एक हमारा ये स्टेट है। अब ये जब सेंटर और स्टेट के बीच में ये जो एक डाउन एरो, मतलब सेंटर ऊपर रहेगा स्टेट नीचे, मतलब स्टेट उसके एक अंडर नहीं कहेंगे बट हाँ यहाँ पर सेंटर की सुप्रीमेसी रहती है। तो जब सेंटर और स्टेट आपस में फंक्शन करते हैं तो उसको कहते हैं फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मतलब सेंटर को तो मान्यता जी, यहाँ पर सेंटर को भी पावर है, स्टेट की भी पावर है, मतलब दोनों को ही पावर दी गई है विद अ यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस मतलब फिर भी हम सेंटर को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। यूएस में ऐसा नहीं है, ये इंडिया का चीज़ है। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों को एक समान तरह से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में सेंटर की पावर स्टेट की पावर से ज़्यादा है। मतलब जो हमारा यूनियन है, जो हमारी जो कहते हैं ना केंद्रीय सरकार की जो पावर्स है वो राज्य सरकार की पावर से ज़्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर्स देन द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। देन सिंगल सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता एक ही होगी। इसका मतलब भारत का अगर जो यूपी का बंदा है, लेट मी रिमूव दिस, हाँ, जो यूपी का बंदा है, महाराष्ट्र का बंदा है या बिहार का बंदा है, सबके पास नागरिकता एक ही होगी और वो है इंडिया की। किसी के पास उत्तर प्रदेश की सिटीजनशिप नहीं है, महाराष्ट्र की सिटीजनशिप नहीं है या बिहार की सिटीजनशिप नहीं है। तीनों या कोई भी स्टेट हो, इंडिया का कोई भी नागरिक हो, उसके पास कौन सी नागरिकता होगी? इंडिया की। वो हमेशा कहेगा इंडियन सिटीजन है। तो वही है सिंगल सिटीजनशिप। इसी का उल्टा होता है यूएस में। यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में क्या होता है कि अगर कोई वहाँ के, अगर मैं स्टेट लूँ कोई भी, एक नॉर्थ डकोटा या सियाटल आप ले लीजिए, या कोई भी आप सिर्फ एक स्टेट का नाम लीजिए और सेंटर लीजिए, तो वहाँ पर आदमी के पास सेंटर की भी नागरिकता होती है, मतलब यूएस की भी नागरिकता होती है और स्टेट की भी। मतलब
अगर मैं यूएस में बात करूं तो उसके पास ये कैलिफोर्निया या सियाटल का भी नागरिकता रहेगा और सेंटर यूएस का भी नागरिकता रहेगा। तो वो दोनों ही यानी डुअल सिटीजनशिप वो फॉलो कर रहा है, डुअल सिटीजनशिप यूएस में। लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंस में कभी आपको कहीं पूछना पड़ा, यहाँ इस सब्जेक्ट में इतना रिक्वायर्ड नहीं रहेगा इस एग्जाम में, बट अगर कभी कोई पूछता है तो अपनी जानकारी के इसको रखिए। 6th इज मोर फ्लेक्सिबल दैन रिजिड। मोर फ्लेक्सिबल दैन रिजिड मतलब रिजिड तो है कि ऐसा नहीं है कि उस पर कोई दिक्कत है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल भी है साथ में कि अगर कोई बदलाव समय के हिसाब से हमको अगर कोई बदलाव, देखिए लिखी गई चीज़ें हैं 1950 में, अब 1950 में लिखी हुई बहुत सी चीज़ें आज के डेट में वैलिड नहीं है कि समय के साथ बदलाव चाहिए, तो वो फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं कि जो एक बार लिख दिया वो लिख दिया, वो उसमें बदलाव संशोधन के सारे नियम कानून हैं, उसमें अगर कोई भी समय के अनुसार बदलाव चाहिए तो उसके लिए भी वो चीज़ें उसमें उसके लिए भी जगह रखी गई थी। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जानते हैं आप सब लोग, कुछ नया नहीं है इसमें। बैलेंस बिटवीन जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। बैलेंस मतलब एक सामंजस्य रखा है, जुडिशियल सुप्रीमेसी मतलब हमारे कोर्ट की एक प्राथमिकता की, कोर्ट की प्राथमिकता, और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और हमारे संसद या जो जिनको हम चुने हैं उनकी भी राय मांग पूरी रखी जाती है। ऐसा नहीं, उनके बीच में सामंजस्य है, किसी को बड़ा या छोटा नहीं किया गया है, एक बैलेंस रखा गया है। ठीक। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब कि जो इलेक्शंस होते हैं, हमारा इलेक्शंस 18+ जो लोग होते हैं, 18+ जो भी जितने भी लोग हैं, बड़े बूढ़े, इवन मेन और वुमेन, या फिर किसी भी कास्ट या किसी भी आपके जेंडर के हों, वो वोट कर सकते हैं, इलेक्शन का हिस्सा, इलेक्शन लड़ सकते हैं और इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है कि इस प्रांत का या इस जेंडर का कोई इंसान वोट नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ हमारे संविधान में पूरी इसको चीज़ को मान्यता दी गई है कि कोई भी जो भी 18+, ये तो एक एज इसलिए रखी गई है ताकि आप जो निर्णय ले वो सही ले सकें। ठीक है। सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर का मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर जितने भी धर्म हैं इस देश में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, तमाम सारे जो हिंदू, तमाम सारे जितने भी वो हैं रिलीजन है, उन सबको समान भाव से देखना है, ये संविधान कहता है। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट यानी हमारे जो अधिकार हैं, मानवीय अधिकार, उसका प्रोविजन रहता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर अ वेलफेयर स्टेट, ये डाला गया था हमारे, इसको गांधीयन प्रिंसिपल भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये इसलिए डाला गया कि अगर बाद में हमको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है आने वाले समय में, तो कि क्या करना चाहिए एक वेलफेयर स्टेट यानी कि एक अच्छा स्टेट बनाने के लिए, तो इससे गाइडेंस ली जा सकती है। ये हमारे संविधान में ही इंक्लूडेड है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी ये बाद में ऐड हुआ संविधान में, बाद में संशोधन किया गया कि हमारे लोगों के पास सिर्फ अधिकार ही नहीं होने चाहिए, उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं जो एक नागरिक के तौर पे हैं। जैसे बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना करना, लोग जाते हैं बेंच उखाड़ देते हैं या कुछ भी, तो ये सब सही चीज़ नहीं है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपके अधिकार जितने हैं उतनी आपकी जिम्मेदारियां भी हैं कि आप किसी भी ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी या तमाम सारी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसको आप डिस्ट्रॉय ना करें। देन इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी में हमारे इमरजेंसी में 3 इमरजेंसी होती है, एक स्टेट इमरजेंसी, एक नेशनल इमरजेंसी और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी आर्टिकल 360 होती है, जो आज तक देश की आज़ादी के अभी तक आज तक कभी नहीं लगी है, और ये बहुत अच्छी बात है। 1991 में हमारा देश थोड़ा आर्थिक स्थिति नहीं ठीक थी, बट फिर भी फाइनेंशियल इमरजेंसी उस समय भी नहीं लगी, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी हमारी लग चुकी है, और सबसे गंदी जो एक उस टाइम कहा जाता है तो 1975 की नेशनल इमरजेंसी लगी थी। और स्टेट इमरजेंसी तो कई बार लगती रहती है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं एक आम भाषा में, कि राष्ट्रपति का शासन। ठीक है, तो उसके क्या क्या प्रोविजंस है ये भी बताया गया हमारे संविधान में।
प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके प्रोटेक्शन के बारे में भी बताया गया है। और लास्ट है प्रोविजन फॉर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑटोनॉमस मतलब अपने से अगर कुछ कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं जो कुछ आइडिया को डिनोट करते हैं, ऐसा आइडिया नहीं जो किसी को हार्म कर रहे हो, कोई ठीक ठाक आइडिया हो, तो उसके लिए भी प्रोविजंस हैं। ऑलराइट, तो ये था टोटल हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि साइलेंट फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है, और हमारा संविधान कब कैसे लागू हुआ। ठीक, ये यहाँ पर ये चीज़ पार्ट 2 कंप्लीट होती है। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय फॉर नाउ, थैंक यू।